हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स स्कूल। सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 5 एम कॉमर्स। बोर्ड एग्जाम के अंदर से इस ईयर 12 मार्क के एमसीक्यू रहेंगे। लेक्चर नंबर 4 हमने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया था, सिक्योरिटी मेजर के बारे में बात की थी। और सिक्योरिटी मेजर के अंदर हमने आपको बताया था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। अभी नेक्स्ट सेकेंड वाला जो है सिक्योरिटी मेजर जो है, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, उसका टॉपिक का नाम है फायरवॉल। आप सब लोग जानते हो फायरवॉल। तो ये फायरवॉल चीज होती क्या है? तो यहाँ पे फायरवॉल कौन रखेगा? जो खुद की वेबसाइट होती है, जो खुद का डेटा उसको स्टोर करके रखना है। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिसका खुद का वेबसाइट, खुद का सर्वर होता है। वो पर्सन को अपने डेटा को सेव करने के लिए क्या रखना पड़ता है? फायरवॉल की जरूरत पड़ती है। चलिए यहाँ पे देखेंगे फायरवॉल हमारे टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग क्या क्या कौन कौन से पॉइंट्स अवेलेबल है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट आपको दिया बेटा, देखो आप देख सकते हो, कंपनीज हैविंग देयर ओन वेबसाइट। जिसके पास अपना खुद का वेबसाइट होता है वही पर्सन फायरवॉल को एक्टिवेट करता है। तो यहां पे लिखा है कंपनी हैविंग देयर ओन वेबसाइट हैव टू कंट्रोल द एक्सेस टू द नेटवर्क। दो टाइप का नेटवर्क आएगा। पहला नेटवर्क बोथ इनसाइड, पहला होगा इनसाइड का नेटवर्क और दूसरा आएगा आउटसाइड का नेटवर्क। यहां पे जब नेटवर्किंग का काम होता है तो उसके अंदर दो साइड होती है, बोथ साइड होती है। एक इनसाइड होती है और दूसरी आउटसाइड होती है। भाई इनसाइड को हम लोग दूसरा नाम भी बता सकते हैं। यहां पे आपने नाम सुना होगा LAN, लैन। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। कंपनी के अंदर जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के अंदर सिंपली केबल के साथ कनेक्टेड हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे लैन, या फिर उसको बोलेंगे इनसाइड के नाम से जानते हैं। दूसरा आएगा बेटा, यहां पे लिखा हुआ है आउटसाइड। आउटसाइड को हम लोग बोलेंगे यहां पे WAN, वैन, जिसका पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। बाहर की दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स है वो सबको हम लोग क्या बोलेंगे? वैन के नाम से जानते हैं। कई बार क्या होता है कि कंपनी में से किसी को ईमेल भेजने की जरूरत पड़ती है तो इनसाइड से डेटा बाहर जाता है, लैन में से डेटा वैन में जाता है। तो वो जब डेटा बाहर जाता है तो कंप्यूटर फायरवॉल क्या करेगा? अगर आपका डेटा बराबर है, कोई भी वायरस से, मैलिशियस कोड से इफेक्टेड नहीं है, तो वो बाहर जाने की परमिशन उसको प्रोवाइड की जाती है। सेम वे बेटा यहां पे वैन मतलब किसी ने आपको ईमेल भेजा है और किसी ने आपको डेटा भेजा है, तो बाहर की दुनिया में से, आउटसाइड में से इनसाइड डेटा आता है, आपकी कंपनी के सर्वर में आता है, तभी फायरवॉल भी उसको क्या करेगा? चेक करेगा बाहर की दुनिया में से आया हुआ डेटा सिक्योर है कि नहीं है। अगर डेटा अनसिक्योर होगा तो ये फायरवॉल उसको वहीं से ही बाय बाय टाटा कहता है, उसको अंदर एंट्री करने की परमिशन होती नहीं है। ये बड़ी बड़ी बैंक, SBI, HDFC, बड़े बड़े सर्वर जिसमें हजारों कस्टमर के पर्सनल डेटा, पर्सनल अकाउंट का बैलेंस सब जगह पे सेव पड़ा है। कभी कोई ऐसा नहीं होगा कि SBI का सर्वर हैक करके वो डेटा को किसी और की जगह पे ट्रांसफर करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सिक्योरिटी कौन करता है? फायरवॉल करता है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेटा को स्टोर करता है, इंपॉर्टेंट डेटा को सेव करके रखता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए वहां पे कंपनी के अंदर क्या रखा होता है? फायरवॉल रखा होता है। फायरवॉल इनसाइड और आउटसाइड दोनों की ईमेल की अपलोड और डाउनलोड की वर्किंग के ऊपर क्या करता है? कंट्रोलिंग करता है। अगर गलत डेटा होगा तो फायरवॉल अंदर से बाहर नहीं जाने देगा, गलत डेटा होगा तो बाहर से अंदर आने की परमिशन होती नहीं है। तो बेटा ये याद रखना है, एग्जाम के अंदर आता है ये पूरा पहला वाला सेंटेंस। कंपनी हैविंग देयर ओन वेबसाइट हैव टू द कंट्रोल द एक्सेस टू द नेटवर्क बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। कंपनी के बाहर का, कंपनी के अंदर का जो नेटवर्क जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को सेफ रखने के लिए हम लोग यहाँ पे फायरवॉल का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट यहां पे देखेंगे, द मोस्ट कॉमनली यूज टू नेटवर्क प्रोटेक्ट वेरी बिटवीन द कंपनीज नेटवर्क एंड आउटसाइड वर्ल्ड द फायरवॉल। भाई आपने यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारी कंपनी, हमारा डेटा जो है, हमारा कंप्यूटर जो है, हमारा मोबाइल फोन जो है, वो बाहर से आने वाले डेटा से कैसा होता है? इन्फेक्टेड हो जाता है। तो बाहर की दुनिया में सबसे ज्यादा जो डेटा हमारे पास आता है वो डेटा सेफ है कि नहीं, वो चेकिंग करने का काम भी किसका होता है? फायरवॉल का है। बेटा यहाँ पे याद रखना है, ये वाला वर्ड अगर आपको दिखता है तो भाई आंसर उसका रहेगा लगभग फायरवॉल ही रहता है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे, फायरवॉल इज अ डिवाइस
फायरवॉल एक टाइप का डिवाइस ही है। वो कहां पे स्टोर होता है? अगर आपके पास कंप्यूटर दिया गया है तो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट फायरवॉल स्टोर ही होता है। बस आपको अभी क्या करना है, उसको ऑन या ऑफ करना है। लगभग अभी जितने भी लेटेस्ट कंप्यूटर आते हैं मार्केट के अंदर, वो सारे कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल पहले से ही कंपनी में से ही उसको एक्टिवेट करके रखा जाता है। तो भाई यहाँ पे फायरवॉल इज अ वन टाइप ऑफ डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। या फिर दूसरा एक ऑप्शन दिया बेटा यहाँ पे, राउटर। आपका डेटा बाहर से अंदर आएगा, राउटर के थ्रू आता है। आपका डेटा अंदर से बाहर जाएगा, राउटर के थ्रू जाता है। तो बेटा राउटर नाम का जो डिवाइस दिया है, वो राउटर नाम के डिवाइस को भी प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर भी इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट फायरवॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। भाई समझ में आया बेटा? यहाँ पे ये फायरवॉल इज अवर वन टाइप ऑफ डिवाइस जो आपके कंप्यूटर के अंदर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, या फिर राउटर के अंदर इनबिल्ट उसको इंस्टॉल किया जाता है। प्लेस बिटवीन द नेटवर्क एंड द इंटरनेट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल द ट्रैफिक बिटवीन द कंपनीज लोकल मशीन। या आपके कंपनी के लोकल मशीन को, लोकल नेटवर्क को और आउटसाइड के वर्ल्ड के नेटवर्क को ट्रैफिक से बचाता है। आपका डेटा कभी ट्रैफिक में फंसता नहीं है। वो वन बाय वन जो भी बोलते हैं ना, उसको फीफो यहां पे नेटवर्क जो वर्क करेगा, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आता है वो पहले जाएगा, ठीक है ना? यहां पे फीफो सिस्टम पे काम करेगा। अगर आपने मैसेज पहले भेजा है तो आपका सीक्वेंस पहले आएगा, आपका मैसेज पहले जाएगा, उसके बाद ही दूसरा मैसेज। तो यहां पे जो भी इन लोकल नेटवर्क, या फिर यहां पे हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे जो भी टाइप का लोकल नेटवर्क, या फिर जो भी टाइप का यहाँ पे वो आउटसाइड का नेटवर्क है, उसमें ट्रैफिक को जाम होने देता नहीं है। कौन बेटा? हमारा ये फायरवॉल। और फायरवॉल को कहां पे इंस्टॉल किया जाता है? आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे या फिर आपके राउटर के अंदर उसको इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है ना बेटा? तो ये आपको ध्यान में रखना है। द प्राइमरी गोल, फायरवॉल का मेन एम क्या है? फायरवॉल का प्राइमरी गोल क्या है? कि भाई कीप इंट्रोड्यूस अवे फ्रॉम द कंपनीज ई कॉमर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी अनअदर पर्सन है, जो कंपनी के साथ जिसका कोई रिलेशन नहीं है, कंपनी के साथ जिसका कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा अनऑथोराइज पर्सन आपके कंप्यूटर की डिवाइस को, आपके कंपनी के कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर की कंपनी के अंदर जो कंप्यूटर है, उसके डिवाइस के अंदर जो डेटा स्टोर है, वो आउटसाइड पर्सन उसको देख सकता नहीं है। वो उसको सेव रखने का काम क्या है? ये हमारा फायरवॉल है। फायरवॉल बोलता है कि अगर मुझे यहां पे एक्टिव कर दिया है तो आपका डेटा अनदर पर्सन कभी भी देख सकता नहीं है। ये फायरवॉल का गोल है। भाई फायरवॉल प्राइमरी बेस है, वो गोल उसका है भाई बाहर की दुनिया का जो पर्सन है, बाहर की दुनिया का अनऑथोराइज पर्सन जो है, वो आपका पर्सनल डेटा कभी भी एक्सेस कर सकता नहीं है। दिस इज अवर फायरवॉल के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते बेटा यहाँ पे फायरवॉल का दूसरा मीनिंग, द इंश्योर दैट द कंपनीज क्रिटिकल डेटा कीप द सेफ नॉट एक्सेस बाय द अनदर पर्सन। मतलब दूसरा पर्सन, अनऑथोराइज पर्सन, इंट्रूडर पर्सन, जो आपके डेटा को कभी भी एक्सेस कर सकता नहीं है। किसी भी टाइप का क्रिटिकल डेटा जो है, गलत डेटा है, वो आपके कंप्यूटर के अंदर उसको एंट्री भी मिलती नहीं है। ऐसी श्योरिटी आपको कौन प्रोवाइड करता है? ये फायरवॉल प्रोवाइड करता है। फायरवॉल आपको ऐसी इंश्योरिटी देता है, श्योरिटी देता है कि आपका डेटा फायरवॉल के पास स्टोर करके रखा है, तो फायरवॉल अनदर पर्सन को कभी भी वो डेटा देखने की परमिशन प्रोवाइड करेगा नहीं। तो दिस इज अवर फायरवॉल। तो ये बेटा ये हुआ हमारा इनसाइड एंड आउटसाइड के अंदर फायरवॉल कैसे काम करता है। चलिए यहां पे हम लोग देखेंगे फायरवॉल प्रोटेक्ट द लोकल नेटवर्क। खाली लोकल नेटवर्क की बात करेंगे। लोकल नेटवर्क के अंदर हमारा फायरवॉल कैसे हमारा काम करता है, उसके अंदर देखो पहला ऑप्शन दिया बेटा यहाँ पे, ईमेल सर्विसेज दैट समथिंग क्रिएट अ प्रॉब्लम। कई बार देखो बेटा आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल फोन के अंदर ईमेल आते हैं, बहुत सारे ईमेल आते हैं। 5,000 करोड़ जीत चुके, 5,000 करोड़ पाउंड आप विन हो चुके हैं, लेकिन कौन सी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया था वो आपको भी पता होता नहीं है। ऐसे बहुत सारे ईमेल आपके ईमेल एड्रेस के अंदर क्या होता है, आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा कोई गलत ईमेल होगा, अगर आपके नेटवर्क के अंदर, लोकल नेटवर्क के अंदर अगर आपने फायरवॉल को ऑन रखा है, तो ईमेल सर्विसेज ऐसी जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ऐसा ईमेल आपके कंप्यूटर के अंदर आने देते नहीं है, उसको परमिशन प्रोवाइड की जाती नहीं है। ये लोकल नेटवर्क की बात कर रहे हैं। दूसरा बेटा लोकल नेटवर्क की बात करेंगे, अनडिस्क्राइब मटेरियल लाइक फोटोज। कई बार आप देखते हो बेटा जब मोबाइल फोन का यूज करते हो तो कई बार ऐसे
अननेसेसरी फोटोग्राफ्स आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं। कई बार हम लोग गूगल यूज करते हैं, गूगल के अंदर कोई वेबसाइट यूज करते हैं, तो वेबसाइट के अंदर अननेसेसरी फोटोज आपको क्या हो जाते हैं बेटा, वहां पे आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाते हैं। तो बेटा ऐसे अनडिस्क्राइबेबल मटेरियल्स, अननेसेसरी फोटोग्राफ्स, वो उसको रोक देता है। कई बार वीडियोस भी आते हैं तो वीडियोस को भी स्टॉप करेगा। कई बार बेटा यहाँ पे एंटरिंग इनटू द लोकल नेटवर्क, ये लोकल नेटवर्क के अंदर ऐसे वीडियोस, ऐसे एनिमेशन, ऐसे इमेजेस को, फोटोज को आने की परमिशन वो प्रोवाइड करता नहीं है। अगर वो आ भी जाता है तो फायरवॉल उसको बाहर से ही गुड बाय कर देता है, अंदर आने की, लोकल नेटवर्क के अंदर उसको आने की परमिशन होती नहीं है। थर्ड आएगा बेटा अनऑथोराइज पर्सन, अगेन एक्सेस टू द लोकल नेटवर्क। आपका जो लोकल नेटवर्क, आपका जो पर्सनल नेटवर्क है, कंपनी का जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क कभी भी अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस कर सकता नहीं है। ऐसी सिक्योरिटी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है बेटा, यहाँ पे फायरवॉल की है। अनऑथोराइज पर्सन नहीं यूज करेगा। दूसरा बेटा यहाँ पे दिया है देखो, अनऑथोराइज डेटा और इंफॉर्मेशन लिविंग द कंपनीज नेटवर्क। बेटा यहां से सपोज मान लो आपने कंपनी में से किसी को ईमेल भेजा है, कंपनी में से किसी को आपने एनिमेशन भेजा है, तो आपके लोकल मशीन में से जब डेटा बाहर जाता है तो वो डेटा कोई अनदर पर्सन उसको हैक ना कर ले, अनदर पर्सन उसको चुरा ना ले और उसका मिसयूज ना करे, उसको देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है बेटा, ये फायरवॉल है। फायरवॉल क्या करेगा, आपका जो डेटा जो है ना, वो डेटा रीडेबल फॉर्म में से अनरीडेबल फॉर्म के अंदर उसको क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। अगर साहब अनऑथोराइज पर्सन उसको हैक भी करता है ना, तो आपका ओरिजिनल डेटा वो कभी भी देख सकता नहीं है। इसलिए अनऑथोराइज डेटा और इंफॉर्मेशन लिविंग द कंपनीज नेटवर्क, कंपनी के नेटवर्क में से लीव करके बाहर जाती है तो उसके सामने भी उसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बेटा, ये फायरवॉल की है। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे बेटा, ब्लॉक द ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड द लोकल नेटवर्क। कई बार क्या होता है बेटा, आपके कंप्यूटर के अंदर डॉस नाम का वायरस आ चुका है, तो वो क्या करेगा, बहुत सारे थाउजेंड ऑफ नंबर ऑफ ईमेल आपके कंप्यूटर के अंदर भेज देता है, और इतने सारे ईमेल एक साथ आ जाते हैं तो आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा बेटा, वो स्टॉप हो जाता है। आपका नेटवर्क यहां पे हम बोलेंगे हैंग हो जाता है, या फिर आपका ट्रैफिक जाम हो जाता है, नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक। तो बेटा ये लोकल मशीन जो है, सॉरी ये फायरवॉल जो है, जो ब्लॉकेज होता है या फिर जो ट्रैफिक जाम होता है, आउटसाइड से जो डेटा आता है उसको भी क्या करेगा, रोक लेता है, और उसको वन बाय वन डेटा आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर करने की परमिशन प्रोवाइड करता है। एक साथ पूरा 1000 नंबर ऑफ डेटा एक साथ आप उसको स्टोर कर सकते नहीं है, तो वो ट्रैफिक भी जाम नहीं करने देता है, आपके डेटा को सेफ रखता है। ये सारी फैसिलिटी हमें जो प्रोवाइड करता है, दिस इज अवर फायरवॉल के नाम से जानते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ द नेटवर्क अटैकर, किसी भी टाइप का कोई नेटवर्क अटैकर है, किसी भी टाइप का कोई नेटवर्क हैकर्स है, तो वो हैकर्स आपके डेटा को, आपके नेटवर्क को इजीली चुरा सकता नहीं है, हैक नहीं कर सकता है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बेटा, फायरवॉल की है। इसलिए हमारे कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट फायरवॉल रखा जाता है, कंप्यूटर के अंदर रहेगा, और दूसरा आपका मैंने आपको बताया बेटा यहाँ पे राउटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बेटा ये फायरवॉल का काम हुआ, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड मेजॉरिटी जो दिया गया बेटा, यहाँ पे प्रोटेक्शन का जो पॉइंट दिया है उसको हम लोग बोलेंगे डिजिटल सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। मेजर सिक्योरिटी का थर्ड पॉइंट जिसको हम लोग बोलेंगे डिजिटल सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट को हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पे डिजिटल आईडी। डिजिटल सर्टिफिकेट का दूसरा नाम है डिजिटल आईडी के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग कोई हमारा सपोज मान लो हम लोग जा रहे व्हीकल पे जा रहे, तो हमारा आईडी क्या है, लाइसेंस हमारा आईडी है, आधार कार्ड हमारा आईडी है, इलेक्शन कार्ड हमारा आईडी है, ठीक है ना, ये सब हमारी पहचान आइडेंटिफिकेशन यहां पे प्रूव करता है। तो वैसे बेटा आपने जो डेटा भेजा है वो डेटा आप ही ने ही भेजा है, ऐसी आइडेंटिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर प्रूव करनी है, बतानी है, तो हम क्या यूज करेंगे, या तो डिजिटल सर्टिफिकेट बनाओ, या तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिजिटल आईडी के नाम से जानते हैं। बेटा समझ में आया ना, डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल आईडी। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। देखो हमारे फ्रेंड ने कोई नया सिम कार्ड लिया है, और वो क्या करेगा, आपको परेशान करने के लिए बार बार मिस कॉल देता है, बार बार मिस कॉल देता है। आप समझ जाए, आपको पता नहीं होगा कि ये बंदा कौन है। तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक एप्लीकेशन है, हमारे मोबाइल फोन के अंदर एप्लीकेशन है जिसका नाम है ट्रू कॉलर। आप ट्रू कॉलर के अंदर जब जाएंगे, उसका नंबर जब आप टैप करेंगे, तो वो नंबर किसका है, वो बंदा कौन है, उसका नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा। तो वो नाम कौन फैच करके लाया बेटा, ये डिजिटल सर्टिफिकेट बना होगा
तभी वो नंबर की आइडेंटिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ये जीपे नाम की एप्लीकेशन अभी मार्केट में बहुत चलती है। मुझे किसी को पैसा पे करना है लेकिन मुझे उसका बैंक अकाउंट नंबर पता नहीं है, बैंक अकाउंट नंबर उसको भी पता नहीं है। अभी वो क्या करेगा, अपना बैंक का जो रजिस्टर नंबर है वो जीपे के अंदर वो नोट डाउन करेगा। जैसे टाइप करता है, जैसे सर्च करेगा, तो उसका जो बैंक के अंदर, बैंक के अकाउंट के अंदर जो नाम है वो नाम उसकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। और फिर बाद में सामने बोलेगा कि भाई ये नाम है, तो सामने वाला बोलेगा हाँ यही नाम है, तो उसकी क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। तो भाई वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए सामने वाले के साथ जो भी मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता हूं वो सामने वाला बंदा सही है कि नहीं है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है बेटा, डिजिटल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। डिजिटल सर्टिफिकेट, ऑल्सो उसका दूसरा नाम क्या दिया बेटा, डिजिटल आईडी के नाम से जानते हैं। इज प्रोवाइड, यूज टू प्रोवाइड अवर आइडेंटिफिकेशन, वो क्या करेगा, आपकी आइडेंटिफिकेशन को वो प्रोवाइड करता है, आपकी आइडेंटिटी को प्रोवाइड करता है। कौन बेटा, डिजिटल आईडी, या फिर उसको डिजिटल सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज अवर आएगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग यहां पे देखेंगे बेटा, जस्ट एज वी हैव द ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो हमारी आइडेंटिटी प्रोवाइड होती है। पासपोर्ट, आपका आइडेंटिटी प्रोवाइड होता है। प्रूव द अवर आइडेंटिटी इन रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड के अंदर आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कौन हो, वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारे ऑप्शन का हमें यूज करना पड़ता है, जिससे आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। लेकिन आप जब इलेक्ट्रॉनिक कोई ट्रांजैक्शन करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कोई ऑनलाइन वर्क करते हो, तो सामने वाला पर्सन सही है या नहीं है, उसकी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, डिजिटल सर्टिफिकेट या फिर डिजिटल आईडी का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहां पे हम लोग देखेंगे बेटा, यहां पे आप देखेंगे विथ अ डिजिटल सर्टिफिकेट, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है बेटा डिजिटल। वी कैन एश्योर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑनलाइन सर्विस, फ्रेंड्स दैट इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन दे रिसीव फ्रॉम अस आर एथेंटिक, मतलब हमने जिसके साथ ऑनलाइन काम किया है, जिसका मैसेज हमने रिसीव किया है, जिसको मैसेज हमने भेजा हुआ है, वो प्रॉपर पर्सन है कि नहीं, उसकी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या यूजफुल होता है बेटा, डिजिटल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना यहां पे, तो दिस इज अवर थर्ड मेजर, सिक्योरिटी मेजर, दिस इज अवर डिजिटल सर्टिफिकेट। चलिए आगे देखते हैं, और भी डिजिटल सर्टिफिकेट में दिया बेटा, यहां पे आप देखेंगे डिजिटल सर्टिफिकेट जो है इश्यू कौन इश्यू करेगा, यहां पे आप बोलेंगे पे डिजिटल सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है, तो डिजिटल सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करता है उसको हम लोग बोलेंगे बेटा, यहां पे आपने नाम लिखा है ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, जिसका शॉर्ट नेम हो जाएगा TTP। सपोज मान लो हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेने जाते हैं, तो आप कस्टमर, आप खुद अपना डिजिटल सर्टिफिकेट बनाते नहीं हो, जो बेचने वाला मर्चेंट है वो मर्चेंट भी आपका डिजिटल सर्टिफिकेट बनाता नहीं। मैं खरीदने गया फर्स्ट पार्टी, वो बेचने वाला मर्चेंट है सेकंड पार्टी, लेकिन जिसने ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिस कंपनी ने ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रिपेयर की है, दिस इज अवर थर्ड पार्टी। और वही थर्ड पार्टी आपको क्या करेगा बेटा, डिजिटल सर्टिफिकेट बना के देता है। भाई डिजिटल सर्टिफिकेट का दूसरा नाम भी आपको याद रखना है बेटा, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, या फिर उसको बोलेंगे बेटा TTP के नाम से भी उसको जाना जाता है। जिस कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मैन्युफैक्चर किया है, वही कंपनी को ये डिजिटल सर्टिफिकेट बनाने की अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है। मर्चेंट भी नहीं बना सकता है और कस्टमर भी बना सकता नहीं है। जब आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने जाते हैं जिससे ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है, उसके लिए आपको पहले तुरंत ही मांगेंगे कि भाई आपका आधार कार्ड दीजिए, आपका आइडेंटिटी दीजिए, जिस आइडेंटिटी का यूज करके, आइडेंटिटी वाला जो आइडेंटिटी है जो उसका यूज करके वो क्या करेगा बेटा, आपका डिजिटल सर्टिफिकेट यहां पे प्रिपेयर होता है। तो भाई ट्रस्टेड थर्ड पार्टी टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द होल्डर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मालिक है, होल्डर है, वही क्या करेगा बेटा, यहां पे ये डिजिटल सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करता है। तो भाई समझ में आया बेटा, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, या फिर उसका दूसरा नाम TTP, या फिर उसको हम लोग दूसरा नाम से बोलेंगे बेटा डिजिटल सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। ये थर्ड पार्टी हु इश्यू सर्टिफिकेट,
जो भी ये थर्ड पार्टी जो भी आपको डिजिटल सर्टिफिकेट इश्यू करती है उसको हम लोग बोलेंगे बेटा सीए के नाम से जानते हैं। भाई सीए का मतलब चार्टेड अकाउंटेंट होता नहीं है। जो भी कंपनी डिजिटल सर्टिफिकेट इश्यू करती है उसको सीए बोलेंगे, और सीए का पूरा नाम एग्जाम में आता है बेटा, याद रखना है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। सर्टिफिकेट अथॉरिटी चार्टेड अकाउंटेंट होता नहीं है। जो थर्ड पार्टी जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक बनाया है वो कंपनी आपको क्या करेगी बेटा, डिजिटल सर्टिफिकेट इश्यू करती है। और जो डिजिटल सर्टिफिकेट इश्यू करती है थर्ड पार्टी उसको हम लोग बोलेंगे सीए के नाम से जानते हैं। सीए का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया बेटा, यहां पे सर्टिफिकेट अथॉरिटी के नाम से जानेंगे। आप बोलेंगे सर ये सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या होता है, सर्टिफिकेट के अंदर क्या मेंशन किया है? तो भाई यहां पे आप देखेंगे बेटा डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर उसके कंटेंट की बात करेंगे तो पहला तो आएगा बेटा होल्डर का नाम। यहां पे जिस पर्सन ने ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परचेज किया है, कस्टमर ने परचेज किया है, उसका नाम वो डिजिटल सर्टिफिकेट में आता है। ये सीरियल नंबर, भाई मोबाइल फोन का सीरियल नंबर क्या है, वो सीरियल नंबर भी वो डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक्सपायरेशन डेट वो आपको दिखने मिलेगा। ए कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर्स, पब्लिक की, बेटा यहां पे देखो पब्लिक की बात करेंगे तो उसके अंदर दो टाइप की सीक्रेट की आती है, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। वो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाली जो की है उसके अंदर भी पहले से ही इनबिल्ट आपको दी जाती है। विच इज यूज फॉर द एनक्रिप्टिंग मैसेज, मैंने आपको बताया था बेटा ये क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से जैसे डेटा बाहर जाता है उसको एनक्रिप्टेड किया जाता है। एनक्रिप्ट करना मतलब ओरिजिनल डेटा को डुप्लीकेट डेटा में क्या करना बेटा, ट्रांसफर करना, जिसको हम लोग बोलेंगे एनक्रिप्शन। क्योंकि अब अभी हम लोग जो एम कॉमर्स की बात करेंगे सारे के सारे एम कॉमर्स डिवाइस वायरलेस डिवाइस है, और वायरलेस डिवाइस जो है उसका नेटवर्क जो है ना वो बहुत ही डेंजर होता है। लेकिन वो डेंजर नेटवर्क अभी हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो उस नेटवर्क के अंदर फायरवॉल भी देखने को मिलता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या दिया बेटा, एनक्रिप्शन नाम का ऑप्शन दिया है। एनक्रिप्शन जो है वो बेटा हमारे ओरिजिनल डेटा को डुप्लीकेट डेटा के अंदर ट्रांसफर करेगा और हवा में वो डेटा तैरता हुआ अनदर पर्सन के पास चला जाता है। बीच में से कोई उसको हैक भी करेगा तो वो अपने एनक्रिप्शन किए हुए डेटा को कभी भी उसको डिक्रिप्ट कर सकता नहीं है। मैंने आपको मैसेज भेजा, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजा, तो आप ही का ही मोबाइल वो एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करने की परमिशन उसको मिलती है। बाकी अदर ऑल पूरे वर्ल्ड के कोई डेटा उसको डिक्रिप्ट कर सकता नहीं है। डिक्रिप्शन का मतलब होता है बेटा डुप्लीकेट डेटा को अगेन ओरिजिनल के अंदर ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है, दिस इज अवर डिक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। बेटा समझ में आया यहाँ पे? तो एनक्रिप्ट करने की चाबी और डिक्रिप्ट करने की चाबी दोनों उसमें इनबिल्ट आपको देखने को मिलेगी। डिजिटल सिग्नेचर आता है, भाई आपने नाम सुना है बेटा डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर मतलब डिजिटल सिग्नेचर का मतलब क्या होगा कि भाई आप ही वो सही पर्सन हो ऐसा आइडेंटिफिकेशन के लिए वहां पे डिजिटल सिग्नेचर, एंड डिजिटल सिग्नेचर जो अथॉरिटी दिया है उसका डिजिटल सिग्नेचर होगा, और जो रिसीव करता है वेरीफाई करता है उसका भी आपको सिग्नेचर वहां पे देखने को मिलेगा। कस्टमर का भी सिग्नेचर देखने को मिलेगा, और जिस कंपनी ने आपको ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोवाइड किया है उसका भी सिग्नेचर आपको सर्टिफिकेट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। वेरीफाई द सर्टिफिकेट एंड रियल, उससे हिसाब से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये जो सर्टिफिकेट है वो बराबर है कि नहीं है, वो हमें यहाँ पे प्रूव होता है। तो बेटा दिस इज अवर थर्ड टाइप ऑफ मेजर सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी का मेजर हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन जिसको हम लोग बोलेंगे डिजिटल सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते बेटा, यहाँ पे फोर्थ वाला मेजर सिक्योरिटी हमारे पास, यहाँ पे फोर्थ मेजर सिक्योरिटी का नाम दिया है क्रिप्टोग्राफी। भाई क्रिप्टोग्राफी क्या चीज है आप सबको पता है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है डेटा रीडेबल में से अनरीडेबल में ट्रांसफर करने का प्रोसेस, जिसको बोलेंगे क्रिप्टोग्राफी। और ये क्रिप्टोग्राफी के अंदर दो सीक्रेट चाबी होती है, दो सीक्रेट कीज आती है, जिसमें आएगा बेटा एक एनक्रिप्शन भी रहता है और दूसरा आएगा बेटा डिक्रिप्शन। भाई समझ में आया बेटा? एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों किसकी सीक्रेट चाबी है? क्रिप्टोग्राफी। और ये क्रिप्टोग्राफी क्या करेगा बेटा? आपके डेटा को सेफ रखता है। कैसे डेटा सेव करेगा? आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो डेटा अनदर फॉर्म के अंदर वो क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा। सामने वाला देख सकता है
लेकिन डेटा को मिसयूज कर सकता नहीं है। तो बेटा इसको हम लोग बोलेंगे क्रिप्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। चलिए बेटा देखते हैं यहाँ पे फोर्थ वाला मेजर सिक्योरिटी हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी जो है बेटा उसको बोला है इट इज, क्रिप्टोग्राफी इज एन आर्ट, एक कला है। वो कैसी कला है बेटा? एक कला ऐसी है कि आपका ओरिजिनल डेटा को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है द इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफरिंग इट इनटू द अनरीडेबल फॉर्मेट। बेटा यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी एक कला है, एक आर्ट है। आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी डेटा जो आप रीड करते हो उसको रीडेबल में से अनरीडेबल के अंदर क्या करता है बेटा, अनरीडेबल फॉर्म के अंदर ट्रांसफर करने की कला, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा क्रिप्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। और ये रीडेबल में से अनरीडेबल में ट्रांसफर करने के लिए चाबी कौन सी है बेटा? एनक्रिप्शन वाली चाबी। उसमें दो चीज आती है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। बेटा एग्जाम में आएगा, आपको याद रखना है। रीडेबल में से अनरीडेबल में डेटा ट्रांसफर करने के लिए तो उसका आंसर क्रिप्टोग्राफी भी रहता है और दूसरा आंसर क्या रहेगा बेटा, एनक्रिप्शन भी रहता है। वो ध्यान में रखना है क्योंकि दोनों का काम सेम है, दोनों का काम सेम है। ये क्रिप्टोग्राफी रीडेबल में से अनरीडेबल में कौन करता है बेटा, एनक्रिप्शन करता है। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर क्रिप्टोग्राफी देता है तो भी सही आंसर है और एनक्रिप्शन देता है तो भी सही है। बेटा समझ में आया ना ऊपर का आंसर आपको, ठीक है ना? अनरीडेबल फॉर्म में ट्रांसफर करने की कला, दिस इज अवर क्रिप्टोग्राफी। और वो कला कौन प्रूव करता है बेटा, ये एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल टेक्स्ट। बेटा नॉर्मल टेक्स्ट का मतलब क्या होगा? नॉर्मल टेक्स्ट मतलब ये आप देख रहे हो अभी, दिस इज अवर नॉर्मल टेक्स्ट के नाम से उसको जाना जाता है। दिस इज अवर नॉर्मल टेक्स्ट। क्यों नॉर्मल टेक्स्ट? क्योंकि ये टेक्स्ट आप इजीली रीड कर सकते हो, ये टेक्स्ट को आप इजीली एडिट कर सकते हो, इसलिए उसको नॉर्मल टेक्स्ट के नाम से जाना है। बेटा नॉर्मल टेक्स्ट ऑल्सो नोन एज प्लेन टेक्स्ट। आप जो सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हो वो आप रीड होता है, इसलिए उसको बोलेंगे बेटा नॉर्मल टेक्स्ट। नॉर्मल टेक्स्ट का दूसरा नाम आपको याद रखना है बेटा, प्लेन टेक्स्ट। भाई ये प्लेन टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट को वे एनक्रिप्शन क्या करेगा बेटा, अनरीडेबल सीक्रेट टेक्स्ट नोन एज साइफर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। बेटा समझ में आया? यहाँ पे रीडेबल में से अनरीडेबल में ट्रांसफर करने वाली चाबी, जिसको हम बोलेंगे एनक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। बेटा कौन सी भाई हमारी पास रहेगी, सादा टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट। नॉर्मल टेक्स्ट ऑल्सो नोन एज प्लेन टेक्स्ट, उसको रीडेबल में से क्या करेगा, अनरीडेबल में ट्रांस करेगा। जो अनरीडेबल है उसको क्या बोलेंगे बेटा, सीक्रेट टेक्स्ट। सीक्रेट टेक्स्ट ऑल्सो नोन एज साइफर टेक्स्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये सब बनाने के लिए हमारे पास कौन सी चाबी यूजफुल होती है, एनक्रिप्शन नाम की चाबी यूजफुल होती है। भाई ये सब काम करने के लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज किया जाता है, जो खुद यूजर को, खुद इलेक्ट्रॉनिक होल्डर को या फिर खुद ऑनर को भी पता नहीं होता है कि मेरा ओरिजिनल डेटा कौन से फॉर्म के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। वो ऑनर को भी पता नहीं होता है क्योंकि बार बार कंप्यूटर, मोबाइल अपने रीडेबल में से अनरीडेबल में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, एनक्रिप्शन करने के लिए वो डिफरेंस टाइप के एनक्रिप्शन एल्गोरिदम का क्या करेगा बेटा, यूज करता है। इसलिए आपका डेटा कौन से एल्गोरिदम से उसको अनरीडेबल में ट्रांसफर किया है वो दुनिया में कोई पर्सन जान सकता नहीं है। भाई यहां पे देखेंगे बेटा, यहां पे ये सीक्रेट की यूज टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेज। बेटा मैंने आपको बताया था यहाँ पे दो टाइप की सीक्रेट की किसके पास होती है, एनक्रिप्शन के पास होती है, और यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी के पास होती है। और दो सीक्रेट की कौन सी है भाई, पहली की जिसका नाम है बेटा एनक्रिप्शन और दूसरी की का नाम है बेटा डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मतलब आपको समझ में आया, ओरिजिनल को डुप्लीकेट में ट्रांसफर करता है एनक्रिप्शन, डुप्लीकेट को फिर से ओरिजिनल बनाता है डिक्रिप्शन। लेकिन एनक्रिप्शन जो करेगा वो अलग अलग तरीके के एल्गोरिदम का यूज करके यहां पे काम करता है। ठीक है बेटा, यहां पे तो ये ध्यान रखना है, दो चाबी आपको याद रखना है। मैसेज आर एनक्रिप्टेड जस्ट बिफोर दे आर सेंड ऑन द इंटरनेट और नेटवर्क। ये मैसेज को एनक्रिप्टेड कब करता है, आपका डेटा रीडेबल में से अनरीडेबल में ट्रांसफर कब करता है, जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हो, हाय हेलो गुड मॉर्निंग, जैसे आपने सेंड बटन पे क्लिक किया, जैसा आपका डेटा मोबाइल में से बाहर जाने की प्रोसेस में आता है, तुरंत एनक्रिप्शन क्या करेगा, उसको रीडेबल में से अनरीडेबल में ट्रांसफर
कर देता है। तो बेटा ये भी याद रखना है, एनक्रिप्टेड कब होगा, जब तक आपका डेटा, जब आप सेंड मैसेज पे क्लिक नहीं करते हो तब तक आपका डेटा नॉर्मल टेक्स्ट ही रहेगा, प्लेन टेक्स्ट ही रहेगा, रीडेबल टेक्स्ट ही रहेगा। लेकिन जैसे आपने वहां पे व्हाट्सएप पे सेंड वाला बटन जैसे क्लिक कर दिया, आपके डेटा में, आपके मोबाइल में से डेटा जैसे बाहर जाने का ऑर्डर आपने दे दिया, तुरंत वो मैसेज ट्रांसफर इनटू रीडेबल में से अनरीडेबल में हो जाता है। ठीक है ना बेटा, तो आपको ध्यान रखना है वो कब उस मैसेज को एनक्रिप्टेड करता है। तो दिस इज अवर एनक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखेंगे बेटा, यहां पे व्हेन द एनक्रिप्टेड मैसेज, जो भी मैसेज एनक्रिप्टेड होता है वो आपने नाम सुना बेटा, मैसेज रिसीव बाय द रिसीवर, आपका जो मैसेज दिया हुआ है वो मैसेज कौन उसको रिसीव करेगा, जिसको आपने भेजा है वो मैसेज क्या करेगा, वो रिसीव करेगा। इफ नीड टू बी आ डिक्रिप्टेड, लेकिन उसको वो मैसेज रीड करने के लिए रीडेबल में से अगेन, सॉरी अनरीडेबल में से अगेन रीडेबल में ट्रांसफर करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है बेटा, डिक्रिप्टेड करना पड़ता है, डिक्रिप्शन करना पड़ता है, तभी जाके वो सामने वाला बंदा रिसीवर आपके मैसेज को रीड कर सकता है। तो वो डिक्रिप्टेड वाला ऑप्शन भी वो मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। डिक्रिप्शन इज द रिवर्स ऑफ द एनक्रिप्शन। बेटा देखो, डिक्रिप्शन का यहां पे आपको डेफिनेशन दिया है कि भाई जो भी टाइप का, जो भी आपका डेटा एनक्रिप्टेड हुआ है, जो प्रोसेस हुआ है, वो एनक्रिप्शन करने की प्रोसेस को क्या करना है बेटा, रिवर्स करना है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्शन नोन एज डिक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। या फिर सिंपली हम याद करेंगे बेटा, डिक्रिप्शन का मतलब क्या होगा, जो भी डेटा अनरीडेबल है वो डेटा को रीडेबल फॉर्म में वापिस लाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है बेटा, डिक्रिप्शन का यूज करना पड़ता है। और ये सारे फंक्शन, सारी प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर इनबिल्ट आपको देखने को मिलती है। आपको अलग से वहां पे इंस्टॉल या अलग से बनाने की जरूरत पड़ती नहीं। तो बेटा ये समझ में आया ना, डिक्रिप्शन का यहाँ पे क्या उसका डेफिनेशन होगा। देयर आर नंबर ऑफ एनक्रिप्शन एल्गोरिदम अवेलेबल इन द मार्केट टुडे। आज के दिन की बात करेंगे, मार्केट के अंदर डे बाय डे मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी क्या होता है बेटा, अपग्रेड होता है। और जैसे जैसे मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता है, वो वैसे ही आपके डेटा को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करने की ये प्रिपरेशन भी करते हैं। इसलिए यहां पे मार्केट के अंदर डेटा को रीडेबल में से अनरीडेबल बनाने के लिए डिफरेंस टाइप के, अलग अलग टाइप के बहुत सारे एनक्रिप्शन एल्गोरिदम मार्केट में देखने को मिलेंगे। एनक्रिप्शन यूज्ड टू प्रोटेक्ट द डेटा। एनक्रिप्शन का काम क्या है, एनक्रिप्शन का काम है आपके डेटा को प्रोटेक्ट करना। कब प्रोटेक्ट करना है, जब ट्रांसफर होता है एक डिवाइस में से डेटा दूसरे डिवाइस में जब ट्रांसफर होता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एनक्रिप्शन की होती है कि भाई आपका डेटा जब बाहर जाता है तो बाहर की दुनिया के लोग आपके डेटा का मिसयूज ना हो, मिसयूज ना करे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोटेक्ट करने की जवाबदारी किसकी है बेटा, एनक्रिप्शन की है। और एनक्रिप्शन क्या काम करता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल, डेटा बीइंग ट्रांसफर वाया नेटवर्क। आपका डेटा जब भी कोई ट्रांसफर होगा बेटा, नेटवर्क होना जरूरी है। लाइक इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के बिना तो अभी चलता नहीं है। आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है ना। इंटरनेट से, नेटवर्क के थ्रू हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बेटा, ये एनक्रिप्शन की है। ई कॉमर्स, मोबाइल ई कॉमर्स आपने नाम सुना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उसके अंदर मोबाइल की बात करेंगे बेटा। मोबाइल का टेलीफोन, ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर होता है। एंड बैंक का एटीएम, मैंने आपको बताया बेटा एटीएम का पूरा नाम भी आता है, आपने नाम सुना है, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑल टाइम मनी नहीं, एनी टाइम मनी नहीं, उसका सही नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आपने एटीएम में जब आप अपना डेबिट कार्ड का पिन नंबर एंटर करेंगे तो वो पिन नंबर एटीएम मशीन में से हवा में तैरता हुआ बाहर जाता है। अगर सीधी तरीके से जाएगा तो वो नंबर कोई भी उसको हैक कर सकता है, लेकिन वो एटीएम मशीन के अंदर क्या दिया बेटा, क्रिप्टोग्राफी नाम का पॉलिसी उसमें प्रेजेंट है, जो क्या करेगा, आपका डेटा जैसे बाहर जाएगा वो डेटा को रीडेबल में से अनरीडेबल में ट्रांसफर करता है। कहीं से डेटा वापस आता है तो जो एनक्रिप्टेड डेटा है उसको वापस डिक्रिप्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बेटा, ये क्रिप्टोग्राफी की होती है। तो भैया याद रखना बेटा, एग्जाम के अंदर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसका शॉर्ट नेम एटीएम है बेटा, एटीएम मशीन के अंदर भी ये क्रिप्टोग्राफी नाम की पॉलिसी आपको देखने को मिलती है। सही बेटा, समझ में आया यहाँ पे। तो दिस इज अवर फोर्थ टाइप का सिक्योरिटी मेजर नोन एज क्रिप्टोग्राफी के नाम से जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे बेटा यहाँ पे फिफ्थ नाम का एक सिक्योरिटी मेजर आपके पास है, आप देखेंगे यहाँ पे
पांचवा, ठीक है, आप देखेंगे बेटा, यहां पे देखो नाम क्या दिया है, SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। बेटा ये SSL का पूरा नाम होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ये हमारा एक 5th नंबर का सिक्योरिटी मेजर है जो आपको प्रोवाइड करता है कि आप जिस वेबसाइट को एक्सेस करते हो, आप जिस वेबसाइट का यूज करते हो, वो सिक्योर है कि नहीं, वो कौन बताता है बेटा, SSL। समझ में आया? यहाँ पे SSL आपको 2 तरीके से इंफॉर्म करेगा। पहला इंफॉर्मेशन आता है बेटा वेरी साइन का लोगो, SSL आपको यहां पे प्रोवाइड करेगा वेरी साइन का लोगो, और दूसरा एक मैसेज देता है। हम लोग देखो गूगल का यूज करेंगे और गूगल में तो हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, और जैसे टाइप कुछ भी सर्च करते हैं तो उसका मैसेज हम वहां पे टाइप करते हैं। जो भी सर्च करना है वो सर्च के अंदर लिख के सर्च किया तो आपने देखा होगा बेटा ब्लू कलर के बहुत सारे लिंक आते हैं, और ये बहुत सारे लिंक के अंदर कुछ लिंक सिक्योर है और कुछ लिंक अनसिक्योर है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कौन सा लिंक सिक्योर है, कौन सा लिंक अनसिक्योर है। कौन से लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा हैक हो जाएगा, कौन से लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो डेटा हैक होता नहीं है, वो आपको कौन बताता है, SSL। दूसरा एक उसका नाम है बेटा, देखो आप जब भी कुछ वेबसाइट का नाम लिखेंगे ना तो उसके नाम के आगे HTTP आता है। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपने जहां पे वो लिंक आता है उसके आगे HTTP :/ ऐसा लिख के आता है, लेकिन जिस नाम के आगे, जिस लिंक के आगे ऑटोमेटिकली HTTPS हो जाता है, वो वाला लिंक सिक्योर है। लेकिन जिस नाम के आगे S आता ही नहीं है, S होगा ही नहीं, तो वो लिंक कभी भी उसको ओपन करना नहीं है। बेटा पॉसिबल हो सकता है कि आप ये लिंक का यूज करके अगर एक्सेस करेंगे तो आपका ओरिजिनल डेटा, आपका पर्सनल डेटा दूसरा पर्सन हैक कर सकता है। बेटा समझ में आया यहाँ पे? तो ये SSL नाम का प्रोटोकॉल आपको प्रोवाइड करता है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि आप जिस लिंक का यूज करते हो वो सिक्योर है कि नहीं। बेटा समझ में आया यहाँ पे? HTTP कभी यूज नहीं करना है, HTTPS यूज करो, क्योंकि S का मतलब होता है सिक्योर। इस सिक्योर नाम का प्रोटोकॉल बनाया बेटा, वो प्रोटोकॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, SSL। ये और ये प्रोटोकॉल बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है बेटा नेटस्केप कंपनी। कौन सी कंपनी? नेटस्केप कंपनी। बेटा क्लियर यहाँ पे? सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL, 2 टाइप के सिंबल। चलिए अभी बुक के हिसाब से हम लोग देखते हैं। यहां पे देखेंगे बेटा, नाउ अ डे एवरी यूजर सेंड्स अ वेरियस टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम ईमेल टू क्रेडिट कार्ड डिटेल। हम लोग क्या करते हैं बेटा, बहुत सारा यूज, अगर हम लोग ऑनलाइन का यूज करते हैं, नेटवर्क का यूज करते हैं, तो अलग अलग टाइप का डेटा हम लोग सेंड करते हैं। जैसे कि भाई ईमेल सेंड कर दिया, क्रेडिट कार्ड सेंड कर दिया, ठीक है ना, और बहुत सारे अपने पर्सनल डेटा जो है वो भी हम क्या करते हैं, वहां पे शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो एवरी टाइम हम लोग यहाँ पे हमारा ओरिजिनल डेटा, पर्सनल डेटा हम लोग यहाँ पे डिटेल को शेयर करते हैं। द यूजर वुड वांट टू डेटा टू बी प्रोटेक्टेड। यूजर क्या चाहेगा, यूजर ऐसा ही चाहेगा कि भाई मेरा क्रेडिट कार्ड का नंबर सेफ रहे, मेरा OTP का नंबर सेफ रहे, दूसरा बंदा उसको चुरा ना ले, उसका मिसयूज ना करे। ऐसा एवरी पर्सन, हर लोग, हर यूजर, एवरी यूजर ऐसा चाहता है कि भाई मेरा डेटा कैसा होना चाहिए, प्रोटेक्ट होना चाहिए। ओवर ट्रांसिट, जब मेरा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है, ट्रांसफर होता है, तो ये सारा डेटा मेरा कैसा होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा डेटा, सारा का सारा नेटवर्क किसका है बेटा, पब्लिक का नेटवर्क है। इंटरनेट मेरे पापा का नहीं है, इंटरनेट किसी के पापा का नहीं है, जो यूज करता है उसका इंटरनेट है। इंटरनेट का कोई ऑनर है नहीं। तो बेटा इंटरनेट इज अवर पब्लिक नेटवर्क, और पब्लिक नेटवर्क के अंदर तो बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अभी तो बेटा यहाँ पे इंटरनेट का मतलब क्या होता है, इंटरनेट का डेफिनेशन में आपको बताता हूं बेटा, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का नेटवर्क, www वर्ल्ड वाइड वेब। वेब की तरह बहुत सारे कंप्यूटर, पूरी दुनिया के कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कैसे बेटा कनेक्टेड है, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरनेट। बेटा इंटरनेट इज अवर पब्लिक नेटवर्क, किसी के पापा का है नहीं। और ये पब्लिक नेटवर्क के ऊपर हम हमारा ओरिजिनल, पर्सनल, सिक्योर डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते बेटा,
ट्रांसफर करते हैं, और वो ट्रांसफर करते टाइम हमें हमारा डेटा का प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए नेटस्केप कंपनी ने बनाया हुआ प्रोटोकॉल जिसका नाम है बेटा SSL के नाम से जानते। बेटा पब्लिक नेटवर्क कौन सा समझ में आया ना, एग्जाम में आता है, याद रखना है, इंटरनेट इज अवर पब्लिक नेटवर्क। दूसरा पॉइंट बेटा यहां पे, ये SSL प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योरिंग द वेब ट्रांजैक्शन ऑन द इंटरनेट। आप जब इंटरनेट का यूज करते हो और वो इंटरनेट के अंदर आप कोई भी टाइप का वेबसाइट को एक्सेस करेंगे और वो वेबसाइट का लिंक वेबसाइट सही है कि नहीं है, वो आइडेंटिफाई आपको कौन करता है बेटा, SSL प्रोटोकॉल। कैसे आइडेंटिफाई करेगा, HTTP की जगह पे HTTPS हो जाएगा। आप बोलेंगे सर आपने तो दूसरा भी बोला था वेरी साइन लोगो। बेटा वेरी साइन लोगो जो है ना वो आपको बैंकिंग सेक्टर में मिलेगा। आपने कोई बैंक का वेबसाइट ओपन किया है तो बैंक की वेबसाइट को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, तभी तो हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करेंगे। अगर डेटा हमारा हैक हो जाता है, बैंक बैलेंस हमारा जीरो हो जाता है, तो हम लोग कभी भी नेट बैंकिंग का यूज करने वाले नहीं है। इसलिए बैंकिंग का जो भी आप पोर्टल यूज करते हो, बैंकिंग का जो भी वेबसाइट को यूज करते हो, उसको मोर एंड मोर प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पे SSL ने एक दूसरा प्रोटोकॉल बनाया जिसका नाम है बेटा वेरी साइन लोगो। क्लियर बेटा समझ में आया यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। SSL प्रोटोकॉल यूज टू सिक्योरिंग वेब ट्रांजेक्शन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर आप जो भी वेब ट्रांजैक्शन करते हो वो सिक्योर है कि नहीं, वो आइडेंटिफिकेशन कौन देता है बेटा, SSL देता है। इट वॉज डेवलप बाय नेटस्केप। जैसे नेटस्केप कंपनी ने जावास्क्रिप्ट को मार्केट में लॉन्च किया, उसी साथ साथ में उसने क्या किया बेटा, SSL नाम का प्रोटोकॉल भी उसने लॉन्च किया है, वो ध्यान में रखना है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड द एथेंटिकेशन ऑफ द मर्चेंट और शॉपर यूजिंग अ डिजिटल सर्टिफिकेट। भाई ये SSL क्या करेगा, जो भी मर्चेंट है, जो भी पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है, वो सामने वाला बंदा सही है कि नहीं है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए उसके सामने क्या आ जाता है बेटा, डिजिटल सर्टिफिकेट। जैसे डिजिटल सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेगा तो सामने वाले पर्सन की पूरी डिटेल्स वो डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर देखने को मिलती है। हम बोलते हैं ना बेटा ट्रू कॉलर या फिर जीपे। जैसे मैंने मोबाइल नंबर एंटर किया, आपका मोबाइल फोन जिस बैंक अकाउंट के अंदर रजिस्टर होगा, वो रजिस्टर हुआ मोबाइल का नाम, बैंक का नाम क्या है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर वाया डिजिटल सर्टिफिकेट से वो डिस्प्ले होता है। तभी जाके वो प्रूव होता है कि भाई सामने वाला बंदा सही है या गलत है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट, सो दैट द कस्टमर नोज दैट दे आर कम्युनिकेटिंग विथ अ वैलिड ऑनर। उसको पता चलेगा कि मैं जो भी इस ऑनर के साथ काम करता हूं, जिस ऑनर के साथ मैं डीलिंग करता हूं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता हूं, वो ऑनर सही है कि नहीं है, वो डिजिटल सर्टिफिकेट से प्रूव होता है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट को कौन लेके आता है, SSL नाम का प्रोटोकॉल आता है, जिससे हमें वेब ट्रांजैक्शन के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। आगे देखेंगे बेटा, टू आइडेंटिफाई वेदर साइट इज सिक्योर कि नहीं। बेटा ये आइडेंटिफाई करता है कि साइट सिक्योर है कि नहीं। मैंने आपको बता दिया HTTP सिक्योर नहीं है, HTTPS सिक्योर है। वेरी बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको लिखा बेटा HTTPS सिक्योर, वेरी साइन का लोगो दिया है सिक्योर, एज अ सिक्योरिटी लोगो इज प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। आपको आप बोलेंगे सर ये वेरी साइन का लोगो कहां पे प्रेजेंट होता है। मैंने लिखा बेटा www ऑनलाइन SBI। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको एक होम पेज आएगा, और होम पेज के अंदर आपको लिखा होगा यूजर ID, पासवर्ड, कैप्चर कोड, और वो होम पेज के एंड में जाना है, लास्ट ऑफ पेज में, पेज के एंड में जाना है। एंड में जाएंगे तो आपको मिलेगा वेरी साइन का लोगो। अगर वेरी साइन का लोगो दिखता है तो आपका ये बैंकिंग सेक्टर वाला जो साइट है वो सिक्योर है। लेकिन वेरी साइन लोगो नहीं मिलता है तो आपको वो बैंकिंग पेज का होम पेज के अंदर यूजर ID, पासवर्ड कभी भी एंटर करना नहीं है। बेटा समझ में आया पे, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे वो आपको वेरी साइन का लोगो मिलता है। बेटा समझ में आया, प्रेजेंट लोगो इज अ प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। इट्स साइट सिक्योर बाय वेरी साइन लोगो लिखा होगा बेटा, वेरी साइन का लोगो उसमें लिखा होता है। द सिक्योरिटी log of the VeriSign is display on the login screen to the secure site। जहां पे आपको यूजर ID, पासवर्ड देना है, जहां से आपको लॉगिन करना है, उस साइट के ऊपर, उस पेज के ऊपर बॉटम साइड के अंदर आपको वेरी साइन का लोगो यहां पे मिलता है। ऑन द क्लिक, जैसे आप वो वेरी साइन लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ऑनर की इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है ना, एंड वैलिडेट ऑफ द सर्टिफिकेशन डिस्प्ले। और वो सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है, वो वेबसाइट वैलिड है कि नहीं है, वो सारी
सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखी जाती है। इसलिए यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के अंदर वेरीसाइन का लोगो आएगा। भाई ये भी एग्जाम में आता है, याद रखना बेटा, वेरीसाइन लोगो पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, ऑनर की इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है ना। तो आपको वैलिडेट द सर्टिफिकेट है कि नहीं उसको डिस्प्ले करेगा। दिस इंडिकेट द कम्युनिकेशन विथ दिस साइड सिक्योर। अगर ऐसे तरीके से आप काम करेंगे, ऐसा देख के काम करेंगे, तो ये सब इंफॉर्मेशन दो साइन आपको दिखता है, तो आपका वेबसाइट कैसा है, सिक्योर है। द ऑनर ऑफ द वेबसाइट इज वैलिड हु इज सर्टिफाइड बाय द अथॉरिटी देन वेरीसाइन। वेरीसाइन का लोगो तभी आएगा जब उसको वैलिडेशन किया है, जब किसी ने यहाँ पे अथॉरिटी ने उसको क्या किया बेटा, ये सर्टिफिकेट वहां पे उसको इश्यू किया है, तभी जाके वो वेरीसाइन का लोगो आएगा। जो फेक होता है, जो गड़बड़ वाला होता है, उसको कभी भी वेरीसाइन का लोगो आता नहीं है, वो ध्यान में रखना है। समझ में आया बेटा, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में होता है। इट एड्रेस स्टार्ट विथ, मैंने आपको बताया बेटा, HTTPS :/ रेदर देन HTTP। HTTP समझ में आया बेटा, यहाँ पे HTTP की जगह पे ऑटोमेटिकली HTTPS हो जाना चाहिए। होता है तो सिक्योर है, नहीं होता है तो अनसिक्योर है। क्लियर बेटा, ये समझ में आया यहाँ पे, ठीक है ना। ये नॉर्मल हम लोग गूगल में जब कुछ सर्च करते हैं ना बेटा, तो उसके लिए यहाँ पे ये सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। लेकिन जब आप बैंकिंग सेक्टर का यूज करते हो, बैंक की कोई साइट का यूज करते हो, तो वो बैंक साइट प्रॉपर है कि नहीं, तो उसमें आपको दोनों लोगों को, आपको दोनों टाइप के प्रोटोकॉल को याद रखना है। HTTPS भी हो जाता है, और लास्ट ऑफ एंड ऑफ पेज के अंदर आपको लॉगिन स्क्रीन के पेज के ऊपर आपको यहाँ पे ये वेरीसाइन का लोगो भी चेक करना है, उसके बाद जाके आपको काम करना है। क्लियर बेटा यहाँ पे। तो दिस इज अवर 5th वाला मेजर सिक्योरिटी, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पे SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। चलिए आगे देखते हैं, लिस्ट द इश्यू। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे, ये तो हमारा मेजर सिक्योर भी कंप्लीट हो गया। आगे देखेंगे बेटा यहाँ पे हमारे ऑनलाइन के अंदर बहुत सारे लिस्ट ऑफ इश्यू रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या, अगर आप कोई बहुत अच्छे राइटर हैं और आपने कुछ लिखा है, तो वो लिखावट आपकी खुद की है। कोई भी पर्सन आपसे वो इंफॉर्मेशन चुरा के, अपना बना के पब्लिश कर सकता नहीं है, क्योंकि आपने खुद ने लिखा है, आपकी दिमाग से लिखा है, इसलिए उसको बोलते हैं बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया है, अपने दिमाग से बनाया है, कोई भी पर्सन इजीली वहां से वो सॉफ्टवेयर के कंटेंट या सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को डायरेक्ट लेके जाके अपना बना के बेच सकता नहीं है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। म्यूजिक, हर कोई म्यूजिक डायरेक्टर या हर कोई म्यूजिशियन नहीं होता है, ठीक है ना, जो म्यूजिक बनाए, म्यूजिक भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। चलिए बेटा यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आया, अपने दिमाग से, अपने तरीके से, अपने आप से जो बनाया हुआ इंफॉर्मेशन, मटेरियल, दिस इज अवर नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होता है बेटा बुक्स। आप देखते हो बेटा, देखो गवर्नमेंट की बुक्स हम खरीदेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर आपने उसको जेरोक्स करके आपने बांटने की कोशिश की, उसका जेरोक्स निकाला, तो आपके ऊपर कॉपीराइट का केस लगेगा। क्यों केस लगेगा भाई, क्योंकि ये कैसा है बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किसी ने अपने दिमाग से बनाया है, अपने तरीके से बनाया है, उसकी परमिशन के बिना वो कंटेंट को हम लोग ले सकते नहीं है। तो बुक्स वो क्या है बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। भाई सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया है, मार्केट के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं। भाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज, बहुत सारे विंडोज बनाए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑफिस बनाए, तो क्या वो डायरेक्ट हमें दे देंगे? नहीं भाई, अगर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आपको यूज करनी है, तो वो यूज करने के लिए आपसे क्या मांगेगा बेटा, पैसे मांगता है। तो किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया है तो सॉफ्टवेयर भी वो क्या है बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से उसको जाना जाता है। दूसरा आएगा बेटा म्यूजिक। म्यूजिक बनाते हैं, अभी तो जमाना क्या होगा बेटा, म्यूजिक को चुरा लेते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता, ऐसा करना नहीं चाहिए। यहाँ पे म्यूजिक आपने बनाया है तो वो आपकी क्या हो गई बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। वीडियोस आपने अच्छा बनाया है तो वीडियोस भी आपका क्या होगा बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर दूसरा क्या आता है बेटा, कॉपीराइट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा IT लॉ। किसी ने गड़बड़ करके, किसी ने आपकी बुक चुरा ली, किसी ने आपका म्यूजिक चुरा लिया, आपको पता चला, तो उसके सामने हम लोग क्या एक्शन ले सकते हैं। तो बेटा यहां पे IT लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ के रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए
आपके सामने एक रूल्स बनाया है, लॉ बनाया है, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉपीराइट। बोलते हैं ना, कभी देखो हम लोग यूट्यूब पे पिक्चर देखते हैं, भाई ये कॉपीराइट करना गुनाह है, ठीक है ना, कॉपीराइट आप कर सकते नहीं है, क्योंकि वो सब प्रॉपर्टी कैसे बेटा, इंटेलेक्चुअल। तो भाई कॉपीराइट समझ में आया बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट ट्रेडमार्क, नाम सुना होगा ट्रेडमार्क, बताता हूं बाद में। और ये सारे वेब पेजेस, बहुत सारे देखो, अमेजॉन वेब पेजेस, अमेजॉन के वेब पेज, स्विगी के वेब पेज, हमारी स्कूल के वेब पेज, बहुत सारे वेब पेज को कोई बंदा उसको डायरेक्ट डाउनलोड करके अपना कलर वलर चेंज करके अपना बना के पब्लिश कर सकता नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज अवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वन, किसको बोलेंगे बेटा, कॉपीराइट। पहला पॉइंट भाई समझ में आया ना बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपने दिमाग से बनाया हुआ मटेरियल, अपने दिमाग से बनाया हुआ वीडियो, म्यूजिक, बुक, सॉफ्टवेयर, ये सारे के सभी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट कॉपीराइट। भाई कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, यहां पे लिखा बेटा, कॉपीराइट प्रोवाइड द ऑथर। कॉपीराइट जो है वो ऑथर को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, विथ अ टूल्स प्रोटेक्ट हिज हर ओरिजिनल वर्क फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू टेकन बाय अदर विदाउट परमिशन। ये ऑनर को, ये मालिक को प्रोवाइड करता है कि आपने बनाया हुआ मटेरियल आपकी परमिशन के बगैर कोई दूसरा पर्सन यूज करता है, तो उसको रोकने के लिए, उसके सामने आपको कुछ उसके सामने कुछ एक्शन लेने के लिए हमारे पास क्या आता है बेटा, कॉपीराइट का ऑप्शन आता है। बेटा कॉपीराइट का समझ में आया ना, कि आपका ओरिजिनल वर्क आपकी परमिशन के बिना कोई दूसरा यूज करता है, तो उसके सामने प्रोटेक्शन वाला टूल्स, जिसको बोलते हैं बेटा कॉपीराइट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर बेटा, तो ये एग्जाम में आता है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई, ये कॉपीराइट्स का लॉ किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, तो भाई इट इज एप्लीकेबल टू बुक्स। बोलते हैं ना जेरोक्स करना गुनाह है, नहीं कर सकते हैं बेटा। सॉफ्टवेयर चुरा के यूज नहीं कर सकते हैं। एंड आर्टिकल्स, किसी ने आर्टिकल्स लिखा है, किसी ने पोयम लिखा है, किसी ने वीडियो बनाया है, किसी ने म्यूजिक कंपोज किया है, म्यूजिक लिखा है, ठीक है ना। तो ये सब के सब क्या है बेटा, ये कॉपीराइट्स के अंदर आपको ये एप्लीकेबल आपको देखने को मिलेगा। भाई कॉपीराइट लॉ जो है प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट्स वेरियस फॉर्म एंड कैन नॉट बी यूज फ्रीली। बेटा ये जितना भी इंफॉर्मेशन कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड किया है, लेकिन आपको वो मटेरियल यूज करना है तो मालिक की परमिशन लेनी पड़ती है, और मालिक की परमिशन लेने के लिए मालिक को चार्ज देना पड़ता है। कभी भी हम लोग फ्रीली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट से बंधी हुई प्रॉपर्टी, हम कभी भी फ्री में यूज कर सकते नहीं है। भाई कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज करना है, पैसे दो, लाइसेंस वाला ऑप्शन दो। भाई बुक के कंटेंट यूज करने हैं, मार्केट में जाओ, बुक के पैसे दो, बुक परचेज करो। बेटा ये सारी की सारी प्रॉपर्टी कैसी है, इंटेलेक्चुअल या फिर कॉपीराइट से बंधी हुई है। हम ये सारी इंफॉर्मेशन को फ्रीली यूज कर सकते नहीं है। इट इज अ डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या होता है कि ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के अंदर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का देखो, यहाँ पे सपोज लिखा है ये फिनिक्स लिखा है, और फिनिक्स के अंदर पी कौन से कलर का है, रेड कलर का है, लेकिन वो फिनिक्स के कलर का रेड, यहाँ पे रेड कलर को दूसरे कलर में ट्रांसफर कर देगा, या फिर उसका बैकग्राउंड व्हाइट है तो उसका बैकग्राउंड चेंज कर देगा। तो बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर जो कॉपीराइट का लॉ लगता है ना, जैसा इंफॉर्मेशन दिखता है, जैसा मटेरियल दिखता है, वैसा का वैसा ही होना चाहिए। लेकिन आपने कंटेंट ऊपर नीचे कर दिए हैं, लोअर केस में से अपर केस में कर दिए हैं, ब्लैक कलर में से ग्रीन कलर में कर दिया है, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर कॉपीराइट का लॉ लगता नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि भाई यहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में सेव करके रखना बहुत ही डिफिकल्ट है, बचाना बहुत डिफिकल्ट है। चलिए देखते बेटा आगे यहां पे कॉपीराइट के बारे में आगे क्या आता है। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल क्यों बेटा यहां पे डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि बेटा यहां पे आप देखेंगे कि भाई इफ वन बाय अ सॉफ्टवेयर, आपने किसी के पास से सॉफ्टवेयर क्या किया बेटा, बाय किया है, और वो बाय किया है, उसको आपने पैसा दिया है, तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी आपको सॉफ्टवेयर
यूज करने की परमिशन देता है, नहीं कि वो सॉफ्टवेयर को अलग अलग जगह पे बेचने की परमिशन देता नहीं है। ओके बेटा, समझ में आया? यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी ने बाय किया बेटा, यहाँ पे बाया सॉफ्टवेयर, वन हैज द राइट टू यूज इट, उसका यूज करो, एंड नॉट द राइट टू डिस्ट्रीब्यूट, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप उसको बेच सकते नहीं हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर कॉपीराइट का केस लग जाता है। यहां पे खाली बेचने का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स किसके पास होता है? जो उसका मालिक होता है, जो उसका ऑनर होता है, जो कॉपीराइट होल्डर होता है, उसी को ही ये सॉफ्टवेयर, ये बुक्स बेचने का राइट्स होता है। आप तो बायर हो, बायर को कभी भी यहां पे ये राइट्स मिलता नहीं है। ऑलमोस्ट ऑफ द वेब पेजेस आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराइट। बेटा हम दुनिया में देखते बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन वो वेबसाइट के सारे पेजेस किससे प्रोटेक्टेड किए बेटा? कॉपीराइट से प्रोटेक्ट किए गए हैं। इसलिए हम लोग कोई भी वेबसाइट को डाउनलोड करके उसके पेज को चुरा सकते नहीं हैं। वो ध्यान में एग्जाम में आता है बेटा, आपको ध्यान रखना है। सारे के सारे वेब पेज कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड किए गए हैं। इन दैट केस कॉपिंग कंटेंट फ्रॉम दैट द वेबसाइट इज वायलेट्स कॉपीराइट लॉ। ठीक है ना बेटा? तो ये याद रखना, ये वाला लॉ लगता है अगर आपने कॉपी करके उसका मिसयूज करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बेचते हो, तो उसके ऊपर आपको कॉपीराइट का केस लगता है। चलिए ओके बेटा, तो दिस इज अवर फर्स्ट प्रोटेक्शन, दिस इज अवर कॉपीराइट के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे सेकेंड चीज आया बेटा ट्रेडमार्क। भाई आपने ट्रेडमार्क ऐसा नाम सुना है? ट्रेडमार्क का काम क्या है कि भाई कंपनी, मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो एक जैसी प्रोडक्ट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले ले बेटा एसी बहुत सारी कंपनी बनाती है, लेकिन ये बनाया हुआ एसी कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो वो अपना ट्रेडमार्क लगाता है। भाई पैनासोनिक, तो ये पैनासोनिक कंपनी ने बनाया, ठीक है ना? भाई यहाँ पे ये लिखा भाई लॉयड, तो ये लॉयड कंपनी ने बनाया। सोनी, तो सोनी कंपनी ने बनाया। समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोल? बहुत सारी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर एक जैसी है, और वो बहुत सारी प्रोडक्ट में से आपकी कंपनी ने बनाई हुई प्रोडक्ट कौन सी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूज होता है बेटा, दिस इज अवर ट्रेडमार्क के नाम से जानते हैं। देखो हम लोग ये ज्वेलर्स के पास जाते हैं, सोनी के पास जाते हैं, 10 साल पहले एक छोटा सा रिंग बनाया है, फिर 10 साल के बाद अब जाएंगे ना तो वो चेक करेगा, ओ ये तो मेरी ऑफिस की है, वो तुरंत बोलेगा कि हमारे यहां पे बनी हुई है। लेकिन अगर उसकी दुकान से नहीं बनी हो तो तुरंत बोलेगा नहीं हमारी दुकान से छोटी सी रिंग है। मार्केट में तो ऐसी रिंग बहुत सारी प्रिपेयर होती है, बहुत सारी मैन्युफैक्चर होती है, लेकिन ये रिंग उसी की दुकान से ही बनी हुई है, उसने ही बनाई हुई है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्या लगाता है बेटा? ट्रेडमार्क लगाता है, हॉलमार्क लगाता है, जिसको बोलेंगे बेटा ट्रेडमार्क। भाई समझ में आया बेटा? यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट एक जैसी, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर यूजिंग ट्रेडमार्क। चलिए देखते हैं अभी हमारी बुक के हिसाब से कैसा होगा। इट इज अ स्पेशल लोगो। कुछ लोग क्या करते हैं बेटा? स्पेशल लोगो लगाते हैं। कुछ लोग मार्क करते हैं, मार्क भी करते हैं। कुछ लोग वर्ड लगाते हैं, पैनासोनिक वर्ड लगाएंगे, सोनी वर्ड लगाते हैं। कुछ लोग सिंबल छोड़ देते हैं, लोगो लगा देते हैं, सिंबल छोड़ देंगे, भाई ये सिंबल मतलब अपनी कंपनी ने बनाया है। कुछ लोग डिजाइन करते हैं, परहेज ऑफ इमेजेस लगाते हैं। दिस इज ऑल टाइप यूज टू इंडिविजुअल और द कंपनीज टू डिस्टिंग्विश अ प्रोडक्ट सर्विसेज फ्रॉम दैट द अदर ऑफ द मार्केट। मार्केट के अंदर से बहुत सारी प्रोडक्ट एक जैसी हैं, वो प्रोडक्ट में से हमारी प्रोडक्ट्स कैसे अलग किया जाए, कैसे उसको बताया जाए, डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए, तो ये इसमें से आप कोई भी यूज कर लो, और ये सभी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ट्रेडमार्क के नाम से जानते हैं। मार्केट में बहुत सारे फैन आते हैं, आपने देखा है फैन, लेकिन उसके ऊपर लिखा है उषा, मतलब ये उषा कंपनी ने बनाया है, ठीक है ना? ओरिएंटेड, तो फैन तो एक जैसे ही है, ठीक है ना? लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्टिंक्ट बनाने के लिए हम लोग या तो फिर लोगो यूज करते हैं, मार्क यूज करते हैं, वर्ड यूज करेंगे, सिंबल, डिजाइन, पिक्चर, इमेज, आप जो भी यूज करेंगे उस डिजाइन से आप अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा ट्रेडमार्क के नाम से जानते हैं। भाई याद रखना है बेटा, ट्रेडमार्क्स में भी डिजाइन, फॉलोइंग सिंबल, बेटा 3 ही ट्रेडमार्क है। पहला ट्रेडमार्क जिसको हम लोग बोलेंगे टीएम, टीएम का पूरा नाम ट्रेडमार्क। दूसरा नाम दिया बेटा एसएम, सर्विस मार्क, और ये आप सब लोग जानते हो आर, आर मतलब रजिस्टर, जिसके सर पे आर लग गया
दुनिया में वो वर्ड कभी दूसरा यूज कर सकता नहीं है। मास्टर कार्ड आर, वीजा कार्ड आर, देखो आपने देखा है वो क्या हो गया बेटा, रजिस्टर। जिसके सर के ऊपर आर आ गया वो वर्ड दूसरा कोई भी पर्सन यूज कर सकता नहीं है। आर का मतलब होता है रजिस्टर। बेटा एक एग्जाम के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, वो आपको मैं समझा देता हूं। आपको दिया बेटा ट्रेडमार्क कौन कौन से दिया है आंसर में, एटीएम, एएसएम, एआर, ऑल ऑफ दिस। तो आपको सिलेक्ट करना है ऑल ऑफ दिस। लेकिन वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, ए में टीएम, ए में, बी में एसएम, सी में आर और डी में बेटा ये सी वाला ऑप्शन दिया है, ऑल ऑफ दिस दिया नहीं है। तो उसका मीनिंग आपको ऐसा समझना है, ट्रेडमार्क का शॉर्ट नेम क्या है, टीएम है। ऑल ऑफ दिस लिखा है मतलब आपको ऐसा समझना है कि कितने टाइप के ट्रेडमार्क। बेटा ये कंफ्यूजन ना हो वो आपको ध्यान में रखना है। ऑल ऑफ दिस दिया है, उसमें होना चाहिए टीएम, एसएम, आर, ऑल ऑफ दिस, तो आंसर ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस नहीं दिया है, टीएम, एसएम, आर और एनी कैरेक्टर दिया है, तो हमें क्या सिलेक्ट करना है बेटा, खाली टीएम को सिलेक्ट करना है। भाई क्लियर बेटा, यहाँ पे 3 टाइप के ट्रेडमार्क। अभी मार्केट में ये सी वाला ट्रेडमार्क जो है वो भी लॉन्च हो चुका है, लेकिन हमारी बुक के अंदर इसके बारे में कोई जिक्र किया नहीं है, इसलिए हमें तो यही याद रखना है 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क, टीएम, एसएम और आर। अभी ये जो सी वाला जो मार्केट में लॉन्च हुआ है, दिस इज अवर कॉपीराइट, क्या बोलेंगे उसको, कॉपीराइट के नाम से जानते हैं। बेटा क्लियर ना यहाँ पे, तो दिस इज अवर ट्रेडमार्क के नाम से उसको जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट, डोमेन नेम डिस्प्यूट। बेटा दूसरा झगड़ा, दूसरा लीगल इश्यू कौन सा आता है पे, डोमेन नेम डिस्प्यूट। पहले तो आप मुझे ये बताइए डोमेन किसको बोलेंगे। भाई डोमेन अलग अलग, आपका जैसा काम है उसके हिसाब से आपको डोमेन नेम मिलता है। और डोमेन नेम की बात करेंगे, अगर कोई बिजनेस करता है, कोई बिजनेस करता है जिसमें प्रॉफिट और लॉस आता है, उसको डोमेन प्रोवाइड करते हैं .com। आपने नाम सुना होगा .com। ये सब डोमेन रजिस्ट्रेशन जो आपको प्रोवाइड करता है उसका नाम है बेटा ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। भाई ये समझ में आया बेटा, .com, www.com हम लोग बोलते हैं, तो ये .com कॉमर्शियल, जिसमें प्रॉफिट आता है, जिसमें लॉस होता है, जो बिजनेस करता है उसने अगर डोमेन रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसका एक्सटेंशन क्या लगेगा बेटा, .com लगता है। किसी ने गवर्नमेंट की, सपोज मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सेवा करता है, ठीक है ना, लेकिन मेवा खाता नहीं है, सेवा करेगा पैसा लेता नहीं है, ऐसी सारी संस्था को, ऐसी सारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है बेटा, ORG। ये भी आपने नाम सुना है, ORG का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा दिस इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड डोमेन नेम। थर्ड आएगा बेटा, आपने ऐसा नाम सुना है GOV। जितना भी गवर्नमेंट का वेबसाइट है वो गवर्नमेंट के वेबसाइट का डोमेन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उसका क्या आएगा बेटा, डोमेन नेम क्या नाम है उसका आएगा .gov। कोई नेटवर्क का काम करता है तो उसका डोमेन नेम आपने ये भी नाम सुना है .net। NET का मतलब नेटवर्क। कोई मिलिट्री वाला वेबसाइट बनाता है, मिलिट्री की वेबसाइट, तो उसका एक्सटेंशन आएगा .mil। ऐसे तो बहुत सारे, आपको कौन सा काम है वो ISP डिसाइड करता है, आपका कैसा काम है उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा बेटा, डोमेन। हम लोग सबसे ज्यादा .com का यूज करते हैं, .org का यूज करते हैं, .gov और .net। हमें ये 4 के बारे में सबसे ज्यादा मालूम है, हमें पता है, और इसका पूरा नाम भी मैंने आपको बताया। बेटा समझ में आया बेटा, यहाँ पे डोमेन रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, ये डोमेन रजिस्ट्रेशन आपको करना जरूरी रहता है, तभी आपकी वेबसाइट पब्लिश होगी, अदरवाइज नहीं होती है। चलिए देखते हैं बेटा डोमेन नेम का क्या डिस्प्यूट यहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम है। भाई द कंपटीशन ओवर द डोमेन नेम्स अनदर लीगल इश्यू। बेटा यहाँ पे कंपटीशन का जमाना है, हर लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वेबसाइट क्या करता है, लॉन्च करता है। और इतने सारे लोग बिजनेस के लिए वेबसाइट लॉन्च करेंगे तो डोमेन नेम तो अपना जो है वही चाहेंगे, ठीक है बेटा। तो एक लीगल इश्यू, दूसरा एक लीगल इश्यू आ गया बेटा यहाँ पे डोमेन रजिस्ट्रेशन। क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या आ गया बेटा, कंपटीशन आ गया। द पीपल वुड रजिस्टर डोमेन नेम्स दैट वेर नॉट इट यूज बट वुड बी इंपॉर्टेंस। यहाँ पे देखते हैं बेटा, देखो पहले के जमाने के अंदर सपोज मान लो मैंने यहाँ पे एक डोमेन रजिस्ट्रेशन करवाया है abc.com। भाई आगे लगा देते हैं www। समझ में आया? मैंने बहुत पहले एक डोमेन रजिस्ट्रेशन करवाया है 500 रुपए में, क्योंकि पहले ज्यादा कॉस्ट नहीं था। डोमेन रजिस्ट्रेशन मैंने रजिस्टर करवा दिया www.abc.com। लेकिन ये डोमेन नेम बस मैंने ऐसे ही रजिस्टर करवाया, मुझे उसका कोई यूज है नहीं, बस ऐसे ही पड़ा है। 5-10 साल के बाद
एबीसी नाम की कंपनी बन गई। क्या बन गई बेटा? एबीसी नाम की कंपनी। और एबीसी का पूरा नाम अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन। एबीसी नाम की कंपनी बनी। अभी वो कंपनी तो बन गई, वो अपना डोमेन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, तो कौन सा नाम सिलेक्ट करेगा? www.abc.com। लेकिन आपने पहले डोमेन रजिस्ट्रेशन आपने करवा दिया है, तो जो पहले डोमेन रजिस्ट्रेशन करवाएगा दूसरा उसके नाम जैसा होता नहीं। जैसे ईमेल हमने बनाया तो उसके जैसा दूसरा ईमेल बनता नहीं है। तो भाई आएंगे बच्चन साहब हमारे घर पे आएंगे, ठीक है ना, हमें बोलेंगे कि सर हमें ये आपका डोमेन नेम हमें दे दीजिए। तो हम बोलेंगे सर ले लीजिए, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो अब ये www.abc.com नाम का जो डोमेन नेम जो है वो हमने 500 रुपीज में परचेज किया था बहुत साल पहले। आफ्टर फ्यू इयर्स उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया, कंपनी खुल गई और वो भी बहुत सेलिब्रिटी। तो मैंने बोला सर मैं आपको ये 5 करोड़ में बेचना चाहता हूं। 500 रुपए की चीज 5 करोड़ में बेचने की बात की। तो बेटा जो पहले हमने क्या किया, उसको कम दाम में उसको बनाया और हाई दाम में उसको हमने सोल्ड किया। ये गड़बड़ जो होती है, दिस इज अवर साइबर स्क्वाटिंग के नाम से। बेटा साइबर स्क्वाटिंग का मतलब समझ में आ गया ना? कोई भी कंपनी डोमेन रजिस्ट्रेशन करवाएगा, कम प्राइस के अंदर डोमेन को रजिस्टर करवाता है और उसको हाई प्राइस के अंदर सोल्ड कर दिया, बेच दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइबर स्क्वाटिंग। जो बेटा ये हमारा क्या है, ये डिस्प्यूट है। भाई क्लियर बेटा यहाँ पे, ठीक है ना? तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट बेटा यहाँ पे देखेंगे। लेटर सर्च द डोमेन नेम्स वेयर सोल्ड टू कंसल्ट कंपनी एट अ वेरी हाई प्राइस, दिस इज ऑल्सो नोन एज साइबर स्क्वाटिंग। हमने कम दाम में बनाया और हाई दाम के अंदर उसको बेच दिया, दिस इज अवर साइबर स्क्वाटिंग। अदर प्रॉब्लम इज नेम द चेंजिंग। बेटा दूसरा एक डोमेन नेम के अंदर प्रॉब्लम आता है। भाई मेरा नाम लिखा है यहाँ पे, भाई नाम लिखा है हमने, सपोज कोई अच्छा सा नाम लिखते हैं भाई, राजा। क्या नाम लिखा है? राजा नाम लिखा है। मैंने लिखा बेटा www.raja.com, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है, हमें वो वेबसाइट दे ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पे ये जो नाम लिखा है डोमेन नेम का जो नाम है, ये डोमेन नेम के नाम के अंदर कोई पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को मिसमैच करते हैं, एक कैरेक्टर को रिप्लेस करते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे राजा जो लिखा बेटा ए की जगह पे ई कर दिया, मिसमैच कर दिया, कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया जो रजिस्टर पहले से ही था। तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पे डोमेन नेम को हम लोग यहाँ पे बताएगा बेटा टाइपोग्राफिकल एरर। भाई समझ में आया बेटा? दूसरा एक लीगल इश्यू। पहला इश्यू तो मैंने आपको बता दिया, साइबर स्क्वाटिंग किसको बोलेंगे, समझ में आ गया ना? कम प्राइस में डोमेन को रजिस्टर करवाना है, जब उसका इंपॉर्टेंट आता है तो हाई प्राइस में उसको सोल्ड कर दिया, तो ये लीगल इश्यू क्या हो गया बेटा? साइबर स्क्वाटिंग। भाई एक दूसरा यहाँ पे टाइपोग्राफिकल एरर। टाइपोग्राफिकल एरर मतलब आपने अपना डोमेन नेम रजिस्टर करवाया हुआ है पहले से, बहुत साल से, लेकिन किसी ने क्या कर दिया बेटा, आपके डोमेन नेम के अंदर एक कैरेक्टर को मिसमैच कर दिया है, एक कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया है। तो ये जो झगड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइपोग्राफिकल के नाम से जानेंगे, टाइपोग्राफिकल एरर के नाम से जानते हैं। एंटरिंग अ यूआरएल। बेटा क्लियर यहां पे? तो दिस इज अवर डोमेन नेम डिस्प्यूट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो ये लेक्चर नंबर 4 हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट आगे जो आएगा बेटा लेक्चर नंबर 5, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे हम लोग सेव करेंगे, कैसे हम उसको बचा के रखेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा।